सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, बता दूं कि ईरान पर हमला होगा, कंफर्म कर दिया है अब रूस ने। रशिया की तरफ से ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कई बार आई थी, लेकिन अब ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। रूस का दावा यह है कि ईरान पर हमला होगा, क्योंकि अब यूएन और यूरोपीय यूनियन दोनों की खतरनाक पाबंदियां ईरान पर लगी हुई हैं, जिसका फायदा दूसरे देश तो उठाएंगे ही, लेकिन इजराइल भी उठाएगा। साथ ही दोस्तों, ईरान भी गुस्से में है, नाराज है, तो ईरान भी जंग के लिए तैयार। हजरात मोहतरम, बड़ी बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति तक ने इस बात को कह दिया है कि इस बात में कोई शक नहीं कि ईरान पर हमला होगा, इजराइल जरूर हमला करेगा और हमने यानी मैंने स्टेप ले लिए हैं, क्योंकि इजराइल मुझे मारेगा। यानी ईरान के राष्ट्रपति को इजराइल निशाना बना रहा है, ऐसा खुद राष्ट्रपति ने कह दिया है ईरान के मसूद पेज़ेश्कियान ने। उन्होंने कहा कि हमने 5 स्टेप ले लिए हैं कि अगर उसने मुझे मारा तो मेरे बाद क्या होगा, उसके बाद अगर उनको भी मार दिया तो उसके बाद पूरी एक टीम बना ली है। यानी अगली जो पूरी टीम होगी, जो कमेटी होगी, जो सरकार होगी, वो चुन ली गई है। पूरा प्लान ईरान का तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ पेज़ेश्कियान ने कह दिया कि इजराइल भी इस बात को अच्छे से समझ ले, ईरान गाजा नहीं है, ईरान फिलिस्तीन नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, ईरान लेबनान नहीं है। हम हर तरह से उसके हर गुनाहों की सजा उसे देंगे और हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उधर अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर सबसे बड़ी पाबंदी लग गई है, इससे दुनिया सेफ होगी और ईरान पर पाबंदी लगाना जरूरी था। उधर मेरे दोस्तों, जिसकी पूंछ अभी पूरी आग से लाल है, वो भी फुदक रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईरान पर लगी हुई पाबंदी को समर्थन देते हुए कहा कि ईरान मुसीबत है। पूरी दुनिया ने एक बार फिर से ईरान को अलग थलग फेंक दिया है, लेकिन हमें यकीन है कि अल्लाह ईरान का साथ देगा। मेरे दोस्तों, अब यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया है कि ईरान पर जो पाबंदी लगाई गई है, हम इस पर खुश हैं, हम बिल्कुल ओके हैं और ईरान पर जो लगाई गई पाबंदियां हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत क्लियर कट बात बोल दी है कि अगर अमेरिका का यही टारगेट होता कि हम न्यूक्लियर ना बनाएं, तो यह मामला बातचीत के जरिए हल हो जाता। लेकिन उनको बहाना बनाना है, उनको बहाना चाहिए हमारे रिजीम को खत्म करने के लिए, हम पर कंट्रोल करने के लिए, हम पर हमला करने के लिए। There is no place for nuclear weapons or any type of weapons of mass destruction. The unfounded accusations that they're blowing out of proportion is unacceptable. We've never sought nuclear weapons. We never will seek nuclear weapons. But if Mr. Trump if his scope is for us not to have any nuclear weapons, that was easily obtainable. There was never any tangible proof that we were seeking nuclear weapons. Therefore, they use that as an excuse to carry out an attack that they should not have. वहीं पत्रकार ने जब मसूद पेज़ेश्कियान से पूछा कि आपको इतने यूरेनियम की जरूरत क्यों है, 60% यूरेनियम आप बना रहे हैं, इतना तो न्यूक्लियर पावर प्लांट या बिजली बनाने के लिए भी नहीं चाहिए होता है, तो इस पर मसूद पेज़ेश्कियान नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि इतना यूरेनियम हमें बनाने की जरूरत तो नहीं है। According to US intelligence, other intelligence agencies, the IAEA, was that there was enrichment at 60% levels. No energy use enrichment needs to be anywhere near those levels. And the facilities were also buried deep in the ground. In peaceful nuclear energy facilities, they're above ground. So these realities made many people understand that it was clearly for a weapons purpose development and not for energy. Well, that's right. Perhaps we do not need the 60% enrichment. We know what we believe and we know what we seek. बात सही साबित होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सेम वही हो रहा है जो पहले हुआ था। ईरान पर हमला करने के लिए जिस तरह से बयानबाजियां की गई थी, अब वैसे ही बयानबाजियां खुल्लम खुल्ला इजराइल भी शुरू कर चुका है। इजराइल ने अब कहा है कि हमें पता है कि ईरान ने अपना एनरिच यूरेनियम कहां रखा है।
तो यानी इजराइल इशारा कर रहा है कि हम हमला करेंगे तो आप ये मानिएगा कि हमने उसके एनरिच यूरेनियम पर हमला किया है। माहौल ईरान पर हमला करने का बनाया जा रहा है। दोस्तों हजरात मोहतरम, ये कुछ सबूत आपके सामने रख रहा हूं। रशिया के मिलिट्री कार्गो जहाज जो हैं तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं। अब इससे साफ जाहिर है कि इजराइल का हमला होने वाला है और रशिया से ईरान कुछ डिफेंस की चीजें या हथियार ले रहा है। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि यूएन ने जो हम पर पाबंदी लगाई है वो गैर कानूनी है, गलत है, सरासर गलत किया जा रहा है हमारे साथ। लेकिन यह भी क्लियर हम कह दें कि हम पर जितनी भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान अपनी मिसाइल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, यूरेनियम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। درباره اجرایی شدن اسنپبک توسط سه کشور اروپایی اشاره به چند نکته را ضروری می‌دانم. یک، جمهوری اسلامی ایران اجرای اسنپبک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیر قانونی می‌داند و با توجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور دائم شورای امنیت در بیانیه رسمی و در مواضع علنی بر این امر تصریح کرده‌اند، هیچ کشوری ईरान की पार्लियामेंट के अंदर ही मीटिंग हुई थी, इस बात पर बहस हुई थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी से, एनपीटी से ईरान बाहर आ जाए। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ही इस बात पर जो है रजामंदी 100% नहीं मिली। तो अब क्लियर यह है कि ईरान एनपीटी से बाहर नहीं आएगा। मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं, यह सबूत है, डेटा देख लीजिए। ईरान भी पूरी खतरनाक तैयारी में है, इसलिए अमेरिका और इजराइल की हवा निकली पड़ी है। आप ये देखिए कि ये मिडिल ईस्ट के कई इलाके हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट हैं और भी कई इलाके हैं जहां पर अमेरिका ने अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचाने के लिए ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से मिडिल ईस्ट में कई जगह डिफेंस सिस्टम तैनात करने शुरू कर दिए हैं। वहीं ईरान के आर्मी चीफ ने भी साफ कह दिया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम फोर्सफुली जवाबी कार्रवाई करेंगे और हमने काफी करीब से उनकी हरकतों पर नजर बनाकर रखी हुई है। हजरात, हिजबुल्लाह के जो नए चीफ हैं वो लेबनान में हैं। आपको बता दूं कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने हिजबुल्लाह के चीफ से मुलाकात कर ली है। खिचड़ी तो पक रही है दोस्तों, माहौल गर्म हो रहा है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका थक जाए जंग वंग करके तो तब आकर हमसे बात कर ले। कि अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि वो जंग भी करना चाहता है और बात भी करना चाहता है, और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हजरात मोहतरम, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अपना पिछवाड़ा बचाया नहीं जा रहा जोलानी से, लेकिन अमेरिका और इजराइल की गुलामी पूरी ईमानदारी से कर रहा है। अब उसने पुरानी सरकार यानी बशर अल असद की जो सरकार थी उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। यहां तक कि जो बशर अल असद था उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जोलानी की सरकार ने जारी कर दिया। इजराइल रोज हमले कर रहा है, अमेरिका कुछ कर नहीं रहा। इजराइल सीरिया की जमीन पर कब्जा कर चुका है। डील के लिए जोलानी राजी भी है, तब भी इजराइल जो है मना कर रहा है, भाव खा रहा है, और उल्टा अपने देश पर फिलहाल हालात सही करने की कोशिश करने के बजाय जोलानी लगे पड़े हैं अमेरिका और इजराइल को खुश करने के लिए। मैं जो बोलता हूं सबूत के साथ बोलता हूं। इधर बशर अल असद को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया इस हिजड़ी सरकार ने, और अगला ये प्रूफ आप देख लीजिए, सोर्स आपके सामने है। इजराइल ने उधर सीरिया के अंदर यानी और अंदर घुसकर, जहां तक अभी इजराइल की फौज नहीं पहुंची थी वहां पर भी घुसकर रेड किया है, सीरियन लोगों को गिरफ्तार किया है और हथियार जब्त किए हैं। जोलानी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी चाटुकारिता कर रहा है। कैसे? 30 साल बाद सीरिया के अंदर यहूदी धर्म स्थल, यहूदी टेंपल खोल दिया गया है, वहां पर पूजा हो रही है। आप देखिए ये सब क्या है। जोलानी अरब और मुस्लिम देशों से दूर है, फिलिस्तीन के लिए एक शब्द, गजा के लिए एक शब्द बोलने को राजी नहीं है।
लेकिन इजराइल और यहूदियों को खुश करने के लिए पैंट उतार कर लेटने को तैयार है ये आदमी। ये है वीडियो। अरे भैया इतना ही नहीं, अभी और सबूत दूंगा। किसी को तकलीफ हो रही हो, किसी को बुरा लग रहा हो कि ताऊ के बारे में रजा भाई ने पूरा एक्सपोज कर दिया है, तो माजरत चाहूंगा बाबू। सबूत लेके आया हूं, ये देखिए भैया। अमेरिका के अंदर सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने, जो यहूदी बिलियनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो इजराइल को सपोर्ट करने के लिए करोड़ों खरबों रुपए खर्च करते हैं और अमेरिकी सरकार को भी चलाने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, पूरी दुनिया में जिन बिजनेसमैन ने अंधा पैसा इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए लगाया है, उनसे जोलानी ने खुद मुलाकात की है। ये देखिए। और मुलाकात की वजह यह है, कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे और जोलानी इनके जरिए जो है इजराइल से डील चाहता है। बहरहाल ये हालात हैं। दिक्कत यह है कि ससुरा ये चीजें मैं बोल देता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता, क्योंकि जिस इंसान से सभी खुश हो तो भाई इसका मतलब वो दोगला इंसान है। मैं नहीं हूं। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ के बहुत सारे लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा कि भैया मैं नहीं मिल पा रहा हूं। पब्लिक प्लेस में मैं जाने से कतरा रहा हूं, ये बात सच है। और जहां मैं कहीं गया भी एक आध जगह तो बहुत कम टाइम के लिए मैंने अपडेट दिया कि मैं यहाँ हूँ, और उस टाइम अगर जो लोग मिल गए सो मिल गए। परमिशन लेने की हमने कोशिश की थी, क्योंकि देखिए लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, और आप सेंटर में हैं लखनऊ में, और वहाँ अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाए और कुछ अनहोनी हो जाए तो वो मेरी ही जान पर बनेगी। परमिशन मांगी गई है लेकिन परमिशन नहीं मिली, क्योंकि परमिशन जिस वक्त की मिल रही थी उस वक्त मैं बाहर नहीं आ सकता था। शाम की परमिशन चाहिए थी, वो नहीं मिली है। बहुत लोग, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे बाराबंकी से आए थे और सिर्फ इसलिए कि बस एक बार मुसाफा करके चले जाएं। भाई ऐसा मत कीजिए। मेरे दिल में हमेशा ये बात चुभती रहेगी कि आप लोग आए और मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। जिन लोगों से नहीं मिल पाया उन लोगों से माजरत। थोड़ा थोड़ा अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम पर दे रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पर जो लोग कनेक्ट हैं वो जान सकते हैं कि मैं हाँ आधे घंटे में मैं कहाँ मिलूँगा, आधे घंटे बाद। क्यों मैं अगर 24 घंटे पहले ऐलान कर दूं कि फ़लानी जगह मैं होऊंगा तो शायद जो भीड़ होगी उसको कंट्रोल करना प्राइवेट सिक्योरिटी जो है हमारी वो तो नहीं कर सकती है ना, तो उसमें लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम अपने कौम के लोगों को ख़तरे में डालें। तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ का और लखनऊ वालों का। इतनी सारी मोहब्बतों का शुक्रिया। वैसे तो मतलब इसलिए ज़्यादा शुक्रिया कि लखनऊ वाले सुनते किसी की नहीं है, और लखनऊ में सबसे ज़्यादा सुना जाता है हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद।